नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिकी दादागिरी के खात्मे की कहानी शुरू हो चुकी है। अमेरिका की पूरी दुनिया में दादागिरी खत्म करने के लिए काउंटडाउन शुरू कर दिया गया है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात पुतिन के गुरु ने कही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक गुरु और पुतिन का दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर डुगिन की भविष्यवाणी ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक खलबली मची हुई है। डुगिन दुनिया को RIC थ्योरी के बारे में बता रहे हैं, जिसमें उनका यह मानना है, उनकी यह भविष्यवाणी है कि अब वक्त आ चुका है कि दुनिया पर 3 ताकतों का राज होगा: रूस, चीन और भारत। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका का सुपर पावर वाला डैग छिन जाएगा और यह पश्चिम से खिसककर पूर्वी देशों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस थ्योरी ने अमेरिकी थिंक टैंक और डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची का चीन जाना, डोनाल्ड ट्रंप का जिनपिंग से मिलना और फिर पुतिन जिनपिंग की महामुलाकात, और उसके बाद सितंबर में ब्रिक्स समिट में इन तीनों नेताओं का जमावड़ा, यह सब कुछ इसी नए ग्लोबल अलायंस, ग्लोबल ऑर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां एशिया ब्रिक्स ताकत की एक नई धुरी बन रहा है। लेकिन क्या सोवियत संघ के पुराने गौरव को वापस लाने का डुगिन का यह सपना सच होगा? क्या यह भविष्यवाणी सटीक बैठेगी? डुगिन की थ्योरी क्या है? वो किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं? वो कैसे कह रहे हैं कि दुनिया की ताकत अब 3 देशों के हाथ में होगी, स्पेशली ब्रिक्स के हाथों में होगी? अमेरिकी दादागिरी के खत्म होने का दावा कैसे किया गया है? अलेक्जेंडर डुगिन की भविष्यवाणी का फैक्ट चेक क्या है? वास्तविक स्थिति क्या है? अमेरिका की हालत क्या है? ब्रिक्स के पास कितना कंट्रोल है? और क्या ब्रिक्स करेंसी डॉलर को चैलेंज देने के लिए रेडी हो चुका है? और क्या यही वक्त है अमेरिका के सूर्यास्त का? जानेंगे इस खबर को डिटेल से, एक एक पहलू समझेंगे और उसके बाद करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट दुनिया भर के मेहमानों के साथ। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त एक ही चर्चा है, क्या अमेरिका का सूर्यास्त होने वाला है? क्या अमेरिकी दादागिरी का अंत होने वाला है? क्या सुपर पावर का जो ताज 250 सालों से अमेरिका के सिर पर है, वो छिनकर अब एशिया की धरती पर आने वाला है? यह सवाल दुनिया की फिजा में इसलिए है क्योंकि यह दावा किसी आम इंसान की तरफ से नहीं आया है। यह दावा आया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरु की तरफ से, यानी पुतिन के ब्रेन की तरफ से। यह दावा उस शख्स ने किया जिसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिमाग और राजनीतिक गुरु कहा जाता है, जिनका नाम है अलेक्जेंडर डुगिन। डुगिन ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस भविष्यवाणी की पूरी सच्चाई भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अमेरिकी गलियारों में, खासकर डोनाल्ड ट्रंप एंड टीम में, महासाम्राज्य के ढहने का डर साफ साफ नजर आता है। पुतिन के गुरु डुगिन की भविष्यवाणी क्या है, पहले यह देखते हैं, फिर बाद में करेंगे इस भविष्यवाणी को फैक्ट चेक, यानी तथ्यों के आधार पर, कसौटी पर कसा जाएगा इस बयान को। आइए देखते हैं। पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर डुगिन ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की। एक समय था जब पश्चिमी देश पूरी दुनिया के नियम तय करते थे, यह डुगिन ने कहा। और अब रूस और चीन अमेरिका के प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। अगर भारत भी शामिल हो जाता है तो दुनिया में 4 ध्रुव होंगे।
यूएस पतन की तरफ जाएगा, चीन का उभार होगा, चीन का सैटेलाइट देश बन सकता है रूस, भारत और चीन मिलकर एक गुट बना लें जिसे आरआईसी का नाम दिया जाए और यही दुनिया के नियम तय करें। लेकिन यह एक ऐसा नाम है जिनकी तरफ से भविष्यवाणी आया, इनकी भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अलेक्जेंडर डुगिन एक ऐसा नाम, रूस का एक ऐसा रणनीतिकार जिनके विचारों की छाया पुतिन की हर बड़ी विदेश नीति पर दिखाई देती है, पुतिन के तौर तरीकों पर दिखाई देती है, पुतिन के फैसलों पर दिखाई देती है। अगर आप इनको पुतिन का ब्रेन कहें तो भी गलत नहीं होगी। डुगिन की लिखी रणनीतिक किताबें रूसी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी केजीबी के नए अधिकारियों को ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई जाती है। इससे आप डुगिन के कद का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए जब डुगिन ने वैश्विक मंच पर भविष्यवाणी की तो इसका असर बहुत व्यापक हुआ। कूटनीति के जानकार यह समझ गए कि यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि क्रेमलिन के आने वाली सालों का एक ब्लूप्रिंट है। अब आपको पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर डुगिन का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो पावर बैलेंस को शिफ्ट होने की बात बता रहे हैं, जो वेस्ट से शिफ्ट होकर एशिया की तरफ आ रहा है। Grown accustomed to the feeling of absolute control over the world. It alone set the rules in politics, economics, technology, information, ethics, culture, and art. If India truly steps up, and the preconditions are already there, the world will have 4 poles. Western leaders will then have to negotiate not with 2, but with 3 mighty centers of power. Together with China, Russia is drawing one clear, bold red line. The world will be multipolar, or it will not exist at all. डुगिन के ऐलान ने साफ कर दिया कि अमेरिकी हुकूमत के दिन गिने चुने बचे हैं। उनके खात्मे की काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। डुगिन की सनसनीखेज भविष्यवाणी की असली रीढ़ है आरआईसी की थ्योरी। डुगिन का तर्क बेहद सीधा है और स्पष्ट है। उनका कहना है कि अमेरिकी डॉलर और उसकी सैन्य ताकत के दम पर चलने वाली दुनिया अब मल्टीपोलर हो चुकी है। अब यह दुनिया बाइपोलर नहीं रही है कि अमेरिका जो कहेगा वही होगा। आज की तारीख में कोई एक देश पूरी दुनिया का थानेदार नहीं बन सकता है। अब यह थ्योरी क्या है और क्या सच साबित होगी यह थ्योरी? आरआईसी मतलब रशिया, इंडिया और चाइना, 3 ऐसे ग्लोबल पावर, ऐसी शक्तियां जो एक मंच पर आ जाएं तो राष्ट्रपति ट्रंप की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। याद कीजिए ट्रंप का वो बयान जब ये तीनों नेता एससीओ समिट में मिले थे और तब ट्रंप ने कहा था कि ऐसा लगता है कि हमसे एक दोस्त दूर चला गया है। यह बयान पीएम मोदी के बारे में था। यानी ये तीनों महाशक्तियां एक मंच पर आ जाएं तो यूरेशिया की धरती से एक ऐसा अजैब ब्लॉक बनेगा जिसके सामने पश्चिमी देशों और नेटो घुटने टेकने पर मजबूर होगा। जरा सोचिए, रूस की असीमित सैन्य ताकत, परमाणु ताकत, चीन की विशालकाय आर्थिक, मैन्युफैक्चरिंग और सैन्य ताकत, भारत का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, भारत का मैन्युफैक्चरिंग पावर और लीडरशिप और आर्थिक रफ्तार, जीडीपी, ये सब मिल जाए तो वैश्विक फैसलों का केंद्र वॉशिंगटन नहीं रहेगा। वॉशिंगटन से शिफ्ट होकर यह केंद्र एशिया की तरफ आ जाएगा और दुनिया को अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सनकीपन से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं डुगिन। अब यह भविष्यवाणी सच होगी नहीं होगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फॉर्मूला एकदम सटीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस महासाम्राज्य के धराशायी होने का डर अंदर ही अंदर है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान जाते हैं, ईरान पर अटैक करते हैं, दुनिया भर की इकोनॉमी को झकझोरते हैं, स्लो डाउन करते हैं, ईंधन के लिए दुनिया के अलग अलग देशों को परेशान करते हैं, फिर कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये हमला, ये नारे यूं ही नहीं है।
अमेरिका को अच्छी तरीके से मालूम है, अगर आज की तारीख में ब्रिक्स करेंसी का उदय हो गया और ब्रिक्स देश ही ब्रिक्स करेंसी में व्यापार करने लगे, तो अमेरिका के ऊपर मौजूदा कर्ज और घटती डॉलर की साख अमेरिका की ताकत को तोड़ देगी। डुगिन की भविष्यवाणी के मुताबिक सुपर पावर का टैग शिफ्ट होता है, तो इसमें सबसे बड़ा फायदा रूस, चीन और भारत को मिलेगा। अब अलेक्जेंडर डुगिन के बारे में मैंने आपको बताया कि वो राष्ट्रपति पुतिन के ब्रेन हैं। डुगिन को अक्सर पुतिन का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1962 की बात है, मॉस्को में एक सोवियत सैन्य खुफिया अधिकारी के परिवार में इनका जन्म हुआ। न्यू यूरेशियावाद विचारधारा का मुख्य सिद्धांतकार माने जाते हैं। सोवियत संघ के पुराने गौरव को फिर से हासिल करना इनका सपना, और यही सपना पुतिन का भी है। डबलिन, यूरोप से लेकर व्लादिवोस्तोक तक विशाल रूसी साम्राज्य का निर्माण चाहते हैं डुगिन। 2022 में यूक्रेन पर हुए रूसी आक्रमण के पीछे डुगिन के विचारों का बड़ा प्रभाव रहा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के धुर विरोधी हैं और अखंड भारत के विचार और भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक ताकत से ये काफी प्रभावित हैं। जैसे कि ये यूएसएसआर को एक करना चाहते हैं, वैसे ही अखंड भारत का सपना भी देखते हैं। अगर आप हाल के महीनों की कूटनीतिक हलचलों को करीब से देखें तो सुपर पावर टैग शिफ्ट होने की तस्वीर थोड़ी थोड़ी नजर आती है। यानी डुगिन जो बात समझाना चाह रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, लेकिन उस पर रशिया, चाइना और हिंदुस्तान को एक साथ काम करना होगा। और कूटनीतिक मंच पर जो घटनाएं घटी हैं वो इसी कहानी की पटकथा का हिस्सा लगती हैं। सबसे पहले मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची चीन पहुंचे, जिससे साफ हुआ कि संकट के समय अब दुनिया चीन की तरफ देख रही है। इसके तुरंत बाद अराक्ची भारत पहुंचे। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मिडिल ईस्ट कुछ देशों की तरफ देख रहा है तो उसमें 2 देश महत्वपूर्ण हैं, 3 देश, क्योंकि उससे पहले रशिया भी गए थे। वो RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। यानी ईरान इस बात को समझ रहा है कि अमेरिका के सूर्यास्त का वक्त आ चुका है और ग्लोबल पावर में 3 देश राइज कर रहे हैं। आलम यह था कि चीन में जब ये नेता पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप पीछे से भागे भागे आए, जो चीन को लेकर अमेरिका के डेस्परेशन को दिखाता है। यानी अमेरिका चीन की ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। फिर आग में घी डालने का काम किया व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा ने। जब बीजिंग से ट्रंप की वापसी हुई, पुतिन पहुंच गए जिनपिंग से मुलाकात करने। इससे वेस्टर्न मीडिया में मातम छा गया। यह त्रिकोणीय कूटनीति इस बात की गवाही दे रही है कि अब पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। लेकिन रुकिए, जब हमारी टीम ने डुगिन की इस भविष्यवाणी और इस RIC थ्योरी का जमीनी स्तर पर फैक्ट चेक किया तो क्या क्रक्स निकलकर सामने आया, यह भी देख लेते हैं। वो दावा कर रहे हैं कि पश्चिम को चुनौती देने के लिए रूस, भारत, चीन का एक होना जरूरी है। हकीकत यह है कि भारत किसी भी पश्चिम विरोधी आधिकारिक गुट का हिस्सा नहीं है। यानी कि RIC नाम का कोई गुट नहीं। अभी ब्रिक्स है, ब्रिक्स में RIC है, लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा से गुट निरपेक्ष रही है। डुगिन ने दावा किया कि अमेरिका और पश्चिम का पतन, यह मल्टीपोलर व्यवस्था का उदय होगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में दुनिया बाइपोलर रही है। अमेरिका के हिसाब से चीजें चलती रही क्योंकि डॉलर की मोनोपोली पूरी दुनिया में, डॉलर का वर्चस्व है। डुगिन ने दावा किया कि भारत यूरेशियन टेंट और पुतिन का मुख्य भागीदार है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता है और पूर्व और पश्चिम में संतुलन की बात करता है। अलेक्जेंडर डुगिन की यह भविष्यवाणी आंशिक तौर पर सच नजर आती है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है।
कि दुनिया अब सिर्फ वॉशिंगटन के इशारों पर नहीं चलने वाली है, और इसमें यूरोप भी है। यूरोप के कई देश अमेरिका के इशारे पर नहीं चलना चाहते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कई ऐसे देश हैं, पावरफुल देशों की बात की जाए यूरोप से तो। यानी जो बात डुगिन कह रहे हैं कि दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, बात सही है, लेकिन इस नई दुनिया में भारत को और चीन को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी पड़ेगी, तब जाकर डुगिन की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है आने वाले कुछ सालों में या 1-2 दशक में। तो क्या डुगिन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो मुमकिन है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर शारदेंदु, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। पवन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। अखिल पराशर चीन से जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ लाइव, बहुत स्वागत है आपका। और लाखों की संख्या में जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर से है। कुलकर्णी सर, डुगिन जो बात कह रहे हैं कि पावर बैलेंस शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स एशिया और वेस्ट कमजोर हो रहा है, और वो वक्त आ चुका है जब अमेरिका की दादागिरी को खत्म किया जाए, जिसमें आरआईसी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और आरआईसी को हम ब्रिक्स में ऑलरेडी पाते हैं, ब्रिक्स के कोर में आरआईसी ही है। तो क्या ब्रिक्स करेंसी वर्सेस डॉलर पर काम करने का वक्त आ चुका है? यह काम जारी, लेकिन इसको और एस्केलेट किया जा सकता है। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। को पैनलिस्ट को भी नमस्कार और आपके लाखों दर्शकों को भी नमस्कार। सवाल एक और साफ कि भारत अपने आप को एंटी वेस्ट नहीं, नॉन वेस्ट कहना चाहता है आज की तारीख में, और इसमें कोई शक नहीं कि पावर बैलेंस धीरे धीरे करके, जो तकरीबन मैं कहूंगा जब ताजमहल बना था और उस वक्त जब चीन का परसेंटेज ऑफ जीडीपी पूरे विश्व भर में तकरीबन 27% था और भारत का 22%, तो उस तरफ उस वक्त जो जिस प्रकार से पूरे विश्व में तकरीबन कहे 50% जीडीपी एशिया में था, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके से चीन भी में चीन खुद कहता है 100 years ऑफ ह्यूमिलिएशन, चाहे बाकी वो जो भी वहां पे जिन्होंने भी रूल किया वो जरूर हान समुदाय से नहीं थे, लेकिन जैसे भी है, और भारत में भी तकरीबन जिस प्रकार से पतन हुआ धीरे धीरे करके और अंग्रेजों ने सारा ही भारत को लूट लिया, तो हम लोगों का भी परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत ही घट करके 1 और 2% पे आ गया। लेकिन अब जिस प्रकार से भारत अपने आप को टॉप 5 इकोनॉमिकली पाता है, टॉप 5 देशों में, और जिस प्रकार से चीन ऑलरेडी नंबर 2 पे है और टक्कर दे रहा है अमेरिका को, और आज की तारीख में भी अगर हम देखते हैं तो जीडीपी अगर हम 100 भी ले लें तो भी आज भी तकरीबन 30 से 32% एशिया में है। तो ऐसे हालात में इसमें कोई शक नहीं कि पावर बैलेंस जो है वो शिफ्ट एशिया की ओर हो रहा है। लेकिन भारत जो है वो अपने आप को एक बड़ी दुविधा में देखता है, क्योंकि चीन का जो व्यवहार रहा है शुरुआत से, जब से चीन ने अपने आप को एक कम्युनिस्ट नेशन साबित करने की कोशिश की 1949 से, इसमें कहीं ना कहीं भारत को ट्रस्ट बट वेरीफाई, ये वाला जो हिसाब किताब है वो चीन के साथ करना पड़ता है, क्योंकि चीन धीरे धीरे करके विस्तारवाद को लेकर के तो कहीं ना कहीं विश्वास घात होने के कारण विश्वास की कमी जरूर अपने आप को पाता है। उस बात में तारीख में भी जिस प्रकार से टोटल एसेंडेंसी में था, डिक्लाइन में है चीन। अगर आप आज भी अगर हम अमेरिका और चीन दोनों देशों में जाएं तो आप सड़कों से बता देंगे कि ये अमेरिका है और ये नया देश चीन है। बिल्कुल, मतलब कोई शक नहीं कि आपको सब कुछ चमकता हुआ कम से कम जो दिखता है, और मैं तो अंदर भी गया हूँ जहाँ लोग बहुत कम जाते हैं, वहां पर भी इसमें है। मतलब आप कह सकते हैं कि चीन जरूर उस स्थिति पे है, लेकिन अगर उसका पर कैपिटा देखे तो उतना नहीं है, और मुझे नहीं लगता किसी भी वक्त में चीन का पर कैपिटा जीडीपी उतना हो सकता है जितना आज की तारीख में अमेरिका का है। लेकिन जरूर रूस जो है वो अपने आप को उस जीडीपी में या उस इकोनॉमिक स्टेटस में नहीं पाता, और ये कहना गलत होगा मुझे ऐसे लगता है कि रूस जो है वो चीन का सैटेलाइट देश बनेगा।
रूस और चीन कभी भी अच्छे दोस्त नहीं रहे। हाँ, आज मजबूरी है, बात अलग है, लेकिन चीन और रूस चाहे वो कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, मार्क्सिस्ट हो, जैसे भी है, लेकिन दोनों के बीच में टकराव और तनाव बहुत ज्यादा था। लेकिन जरूर अब जब चीन बहुत आगे चला गया है इकोनॉमिकली, तो पर सैटेलाइट देश कहना रूस को चीन का, मुझे लगता है बहुत बहुत गलत होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजिकली आज भी देखिएगा, अगर रूस के पास अगर 5,000 के आसपास न्यूक्लियर केपेबल बम है, उतने ही जितने अमेरिका के पास है, तो उतने चीन के पास नहीं है। और चीन एक मैन्युफैक्चरिंग देश है, मैन्युफैक्चरिंग यानी दूसरे के ऊपर निर्भर है। अमेरिका जो है आज की तारीख में भी आत्मनिर्भर काफी हद तक है। चाहे रूस आत्मनिर्भर ना हो, पर रूस के पास नेचुरल रिसोर्सेज काफी है। तो ऐसे हालात में भारत जो है एक मिक्स्ड बैलेंस्ड इकोनॉमी है, अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज भी है, अपने पास मैन पावर भी है, अपने में टेक्नोलॉजी भी है। तो धीरे धीरे करके, पर एक लोकतंत्र होने के नाते हमारे में चंदे खामियां भी है और चंदे मजबूत, हम वी आर स्ट्रॉन्ग ऑल्सो सर्टेन पॉइंट। लेकिन चीन एक उसकी जो व्यवस्था है वो कम्युनिस्ट है। रूस जिसकी व्यवस्था चाहे ऑन पेपर डेमोक्रेसी हो, लेकिन एक अलग है, तकरीबन ऑटोक्रेटिक है। भारत एक लोकतंत्र है, वेस्ट जो है तकरीबन लोकतंत्र है। तो बहुत ही एक दुविधा, एक कैच 22 सिचुएशन में है। पर हाँ, इसमें कोई शक नहीं, जो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि व्यवस्था जो है पूरे विश्व की शिफ्ट हो रही है। अपने अपने को खुद देखने को मिलेगा 2049 में चीन अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स कहता है और नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है। भारत अपने आप को विकसित भारत के ऊपर देखते हुए जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि डेफिनेटली द पावर हैज शिफ्टेड टू एशिया। बट इंडिया इज नॉट एंटी वेस्ट, इंडिया इज नॉन वेस्ट। या विवेक जी, वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम के तहत अमेरिका करता है, उस वेपनाइजेशन से बाहर आने की जरूरत है। अगर आप देखें तो ब्रिक्स में कितनी बड़ी बड़ी ताकतें, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, यूएई और भी बहुत सारे देश जुड़ना चाह रहे हैं। तो पवन जी, क्या यह मुमकिन है जिस बात पर अलेक्जेंडर डुगिन आगे के समय की ओर इशारा कर रहे हैं? पवन कुमार जी, क्या कह रहे हैं? करेंसी पे बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं क्या ब्रिक्स के देश जिन्होंने आपस में अपनी करेंसी में व्यापार किया और एक कॉमन ब्रिक्स करेंसी पर विचार जारी है, जैसे भारत और रशिया के बीच रुपया और रूबल में व्यापार होता है, रूबल और युआन में चीन रशिया में व्यापार होता है, ईरान के साथ भी भारत ने बहुत हद तक रुपया में व्यापार किया। जी देखिए, ये सपना है 2022 के बाद, ब्रिक्स समिट के बाद इसमें थोड़ी और तेजी आई। लेकिन मैं कहूँगा एक्चुअली विविधताएं इतनी ज़्यादा हैं ब्रिक्स कंट्रीज में कि आपके लिए, जैसे आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि साहब जब यूरो जोन में यूरो लागू हो सकता है, तो ब्रिक्स कंट्री में ब्रिक्स करेंसी क्यों नहीं लागू हो सकता? एक्चुअली बहुत सारी विविधताएं हैं। सेंट्रल बैंक्स के जो का जो दायरा है, काम करने का जो तरीका है, इकोनॉमी के अलग अलग साइज हैं, दूर हैं, ट्रेड बैलेंसेस सबके अलग अलग हैं। तो ब्रिक्स करेंसी अभी देखिए, मुझे तो बड़ी दूर की कौड़ी लग रही है। जैसे तेल के बारे में हम लोग कहते हैं कि साहब ग्रीन एनर्जी ले आइए, कल को हो जाएगा, 2 4 5 साल हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है विवेक कि अगले 20 साल या 25 साल तक यही ऑयल, जिसके लिए आज हम लोग मारामारी कर रहे हैं, जिसके आज हम लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने बैठे हैं, ये तेल अभी 20 से 25 साल तक राज करेगा। और कितनी भी ग्रीन एनर्जी आप ले आइए, वो 20 से 25 साल अभी तेल हिलने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से चाहे आप हाई तौबा जितनी मचा लीजिए ब्रिक्स कंट्रीज में। अच्छा एक बात बताइए, ब्रिक्स क्या भारत का समर्थन कर देगा? क्या चाइना का डोमिनेंस नहीं है? यूनान के जो चाइना अपनी करेंसी जो कारोबार करता है, क्या उसकी डोमिनेंस नहीं होगी? क्या भारत उसका डोमिनेंस कबूल करेगा? इसलिए कह रहा हूं कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वेरिएशंस बहुत ज्यादा है ब्रिक्स कंट्रीज में। पहले तो आप इस पे, मैं कहूंगा पहले आप कंसेंसस तैयार करिए, उसके बाद आप देखेंगे कि साहब ऐसा है कि करेंसी कब लाया जाए, सेंट्रल बैंक को कहां रखेंगे, कहां हेडक्वार्टर करेंगे। अभी जो बैंक अभी चाइना में हमने बनाया है,
उसी पर राय, जो डेवलपमेंट बैंक है उसी में बड़ी मुश्किल से राय बन पाती है। ऐसे में मेरी राय ब्रिक करेंसी के बारे में, जितना मैं इकोनॉमिक समझता हूं जी। आने वाले समय में अगला 10 साल तक जो फॉरसिएबल फ्यूचर यहां से दिखता है, तब तक ब्रिक्स करेंसी में काफी दिक्कतें आएंगी। और अब भी बीच में अभी देखिए, ये तेल के संकट में विवेक जी 2 चीजें होंगी, या तो ब्रिक्स करेंसी की डिमांड और उसके लिए माहौल जल्दी बन जाएगा, या फिर पहले इससे जूझ लिया जाए, इसको समझ लिया जाए और इससे रिकवर कर लिया जाए, फिर करेंसी पे बात करेंगे। फिलहाल तो इकोनॉमी ही डब्बे में आ गई है, तो ये दोनों बातें हो सकती है। लेकिन पर्सनली मैं ये मानता हूं कि ब्रिक्स करेंसी के लिए अभी कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं है और कंसेंसस नहीं है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो मैं साझा करना चाहूंगा। मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि कॉमन जो मिनिमम प्रोग्राम है उसका दूर दूर तक कहीं कोई उस पर बातचीत नहीं है, और कॉन्शियसनेस कैसे बनाया जाए इसको लेकर कोई कार्यक्रम नहीं। लेकिन एक जो बहुत अच्छी चीज जो मैं देख पा रहा हूं उसमें यह है CBDCS, सेंट्रल ब्रिक्स डिजिटल करेंसी सिस्टम, जिसके तहत ब्रिक्स देश अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ने यानी इंटरलिंक करने की योजना पर काम कर रहे हैं। भारत भी इस तकनीक को साझा नेटवर्क पर लाने की सिफारिशों में शामिल रहा है। अगर यह नेटवर्क पूरी तरीके से सक्रिय हो जाता है तो यह देश बिना डॉलर की मध्यस्थता के सीधे डिजिटल ब्लॉकचेन के जरिए पलक झपकते ही सीमा पार भुगतान कर पाएंगे। तो काम हो रहा है और बातचीत भी जारी है। ब्रिगेडियर शारदेंदु, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जैसा कि पवन कुमार ने बताया है कि इसमें अभी बहुत सारा ग्राउंड कवर करने की जरूरत है। मेरा मानना है कि एक तरफ हिंदुस्तान चाइना के रिलेशन देख लीजिए, हिंदुस्तान और रशिया तो एक नेचुरल एलाय हैं, बाकी सारे कंट्री से आपके रिलेशन ठीक हैं, लेकिन जो चाइना और हिंदुस्तान किस प्लेटफॉर्म पे जाके किस लेवल पे अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, जो बाइलैटरल इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व करें, ये भी एक हिंड्रेंस। और साथ में हिंदुस्तान ब्रिक का और RIC का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, और हिंदुस्तान की पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी है। जहां तक आपने डिजिटल ट्रांजैक्शन की ब्रिक नेशन की बात की, एक ये वेलकम स्टेप होगा, लेकिन आपको इसका काउंटर पार्ट भी देखना पड़ेगा। क्या जो यूनिपोलर वर्ल्ड को जो डोमिनेट करता है अमेरिका, क्या वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा? वो तमाम तरीके के सैंक्शन या टैरिफ नहीं लगाएगा? वो अपने सर ईरान हमला ट्रांजैक्शन डिजिटल हो जाएगा, मेरा ये मानना है ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, तो शारदेंदु सर, कहीं डॉलर वीक होते हुए नजर नहीं, आपने कहा कि क्या अमेरिका इसको इंटरफेयर नहीं करेगा? शारदेंदु सर, आपने कहा क्या अमेरिका इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा? मुझे लगता है अमेरिका का इंटरफेयर ही तो है ये ईरान वॉर। इंटरफेयर करेगा, दैट्स व्हाट आई थिंक। यही है ना, मतलब दुनिया भर की इकोनॉमी इस वक्त पूरी तरीके से कि आप किसी भी तरीके से अन्य करेंसी में ना करें ट्रांजैक्शन, उसके लिए वो टैरिफ लगा के उसने एग्जांपल भी दे रखा है। और जहां तक देखिए एक कंसेंसस बात है, जब ब्रिक के फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं हिंदुस्तान में, तो एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाता है। आप अपने मेंबर कंट्रीज के जो कॉमन इंटरेस्ट है उसके बारे में आप जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दे पाते। तो आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक मिनिमम ए डिकेड। आप अमेरिका को और डिटेरियोरेट होने दें और साथ में ट्रंप की सरकार को जाने दें। और एक कोई ऐसे उदारवादी अगर सरकार अमेरिका में आती तो शायद ये पॉसिबल हो, लेकिन मेरे को ना तो वो डेमोक्रेट में वो विल दिखता है, ना ही रिपब्लिकन में दिखता। वो अमेरिका के डॉलर को किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। ये युद्ध ही इसी वजह से है, मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस। अल्टरनेट करेंसी में जो चाइना और ईरान का जो ट्रांजैक्शन चल रहा था उसके लिए भी एक बहुत बड़ा है। और चाइना को कहीं ना कहीं एनर्जी डेफिशिएंट अमेरिका करना चाहता है, कॉम्पिटिटर है, वो जान रहा है कि अगले 2 दशक में चाइना उभर के आएगा। और इस तरीके की व्यवस्था जिसमें ब्रिक है, RIC है, ये सारी की सारी चीजें धरी रह जाती हैं, क्योंकि वो इसमें फ्रैक्शन क्रिएट करता है। वो UAE को भी क्यों मेंबर बना रहा है? वो हिंदुस्तान के ऊपर भी तमाम सैंक्शन या टैरिफ लगाएगा। और एक तरफ हिंदुस्तान क्वाड का भी मेंबर है, दूसरी तरफ ब्रिक का भी मेंबर है, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट एक रिक्वायरमेट है। तो आप किस तरीके से वर्ल्ड को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाएंगे? मल्टीपोलर वर्ल्ड ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म इज ओके, लेकिन जो आपकी वल्नरेबिलिटी है आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हिंदुस्तान की इकोनॉमी में आज की डेट में एनर्जी क्राइसिस है, अमेरिका का टैरिफ लग गया, उसके लिए हाहाकार हुआ। तमाम तरीके के आपके बिजनेस डील अमेरिका के साथ बहुत सारे पेंडिंग है, जिसमें आपके तेजस इंजन भी हैं। तमाम ऐसी चीजें जो इट विल टेक टाइम। अभी ये आत्मनिर्भरता की स्टेज है,
मैंने पहले ही बोला इंडिया और रशिया के रिलेशन ठीक है, लेकिन चाइना और हिंदुस्तान ने हमेशा से देखे, चाहे वो ईस्ट तिब्बत ईस्ट लेह का मामला हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, चाहे वहां डैम बनाने की बात हो, चाहे आपस में आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट या जो ट्रेड का जो डेफिसिट चल रहा है उसका हिस्सा, तमाम ऐसे इशू हैं जिसके बारे में हिंदुस्तान और चाइना अलग अलग पेज पे हैं। तो जी। मेरा मानना है कि ये आज की डेट में एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है, बहुत सारा काम करने की जरूरत है। एक स्पॉइलर की तरह देखिए अमेरिका इसमें लगातार लगे रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये ट्रंप नहीं, ये अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था इसके बिल्कुल। खिलाफ जाती जाएगी, क्योंकि उनका वर्ल्ड में जो हेजेमोनिस्टिक जो कंट्रोल है वो कमजोर होता हुआ दिखेगा। और नाटो का जो रिलेशन आज की डेट में अमेरिका से डिफरेंस है वो एक इंडिविजुअल की वजह से है। कल अगर डोनाल्ड ट्रंप हट जाएंगे तो ये सारे के सारे वेस्टर्न ब्लॉक एक छत के नीचे आएंगे और उनके अंदर फिर से एक तरीके का सहमति बनेगी। जी। तो काउंटर ब्रिक्स और उनके जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की अगर बात होते हैं, या ब्रिक्स बैंक बनाने की बात होती है, या एक फोरम क्रिएट करने की बात होती है जिसमें मल्टीलैटरलिज्म होगा, इन सारों के खिलाफ पूरा पूरा वेस्टर्न ब्लॉक इकट्ठा होगा, जिसमें कि जापान भी शामिल होगा, साउथ कोरिया भी शामिल होगा, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साथ में आएंगे ही आएंगे। तो एक तरीके का ऑल्टरनेटिव जरूर अलेक्जेंडर ने दिया है, लेकिन एक ये कॉन्सेप्चुअल आइडिया है आज की डेट में। अगर आज की डेट में वस्तु स्थिति की बात करेंगे तो हिंदुस्तान जो है वो किस तरफ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल तो है, लेकिन इसका बहुत और चाइना के खेमे में खड़ा होगा, या वेस्टर्न शार्दुल ब्लॉक जी। की तरफ जाएगा, या अपनी इंडिपेंडेंट नीति बनाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल हिंदुस्तान की जो आज जी, तक की policy वो कॉन्सेप्चुअल independent जी, है, लिहाजा इसमें बहुत मैं लाइट नहीं देखता हूं। जी। कॉन्सेप्चुअल तो है, लेकिन इसका बहुत सारा हिस्सा ऑन ग्राउंड पर भी है जिस पर काम जारी है। मैं अखिल से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेना चाहता हूं। अखिल, एक कॉमन बात जो निकल कर आई, क्या रूस चीन पर भरोसा कर पाएगा, क्या हिंदुस्तान चीन पर भरोसा कर पाएगा? चूंकि आप चाइना में लंबे समय तक से काम भी कर रहे हैं, क्या ये सबसे बड़ी चुनौती है ब्रिक्स के या ब्रिक्स करेंसी के सामने? ये सबसे बड़ा हर्डल है कि भाई चीन को भरोसा कायम करना होगा, जीतना होगा? आरआईसी की बात कर लेता हूँ कि जो जो रशियन फिलोसफर है उन्होंने एक बोला कि भारत भी अगर ये रशिया और चीन के साथ मिलकर आरआईसी गुट बनाए तो जो एक पश्चिमी जो डोमिनेंस है उनको वो काउंटर कर सकते हैं। देखिए आरआईसी 1990 के दशक की शुरुआत में ही ये आ गया था और बन गया था, और तब रशिया के जो उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। उसके बाद आरआईसी की मीटिंग होती भी रहती थी, लेकिन फिर 10 साल का एक ऐसा गैप आ गया, निष्क्रिय हो गया कि फिर कोई मीटिंग ही नहीं होने लगी। फिर ये जो आरआईसी फिर दोबारा सक्रिय हुआ पिछले साल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में एससीओ मीटिंग के लिए जब वो थिएनचिन आए, और फिर आपने देखा होगा कि एक फोटो थी जिसमें पुतिन, शी और मोदी तीनों जो नेता मैं एक साथ वो खड़े विजुअल होकर चलवा वो देता हूं। बड़ी मैं वो विजुअल बातचीत वो कर रहे थे। जी, मैं वो विजुअल दिखा भी देता हूं। कैंडिडली वो जी वो बातचीत हो रही थी, उसी से पूरी दुनिया की नजर उस फोटो पे फोकस हो गई, और फिर ये बात सामने लगी कि यार ये तीनों जो देश अगर एक साथ फिर दोबारा आ जाते हैं और अच्छे तरीके से, तो उससे जो अमेरिकन जो दादागिरी या जो वेस्ट की जो ये हेगोमनी है, वर्चस्व है, उसको ये काउंटर किया जा सकता है इस तरीके से। तो दुनिया दो भागों में देखने लगी इस तरीके से। अच्छा, फिर उसके बाद पिछले साल ही चाइना ने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली इसका अपना वो स्टेटमेंट दिया और कहा कि हम चाहते हैं कि ये भारत जो है और रशिया और चीन मिलकर, तीनों मिलकर हम जो उनके हित हैं और जो ये ग्लोबल जो टेंशन है और ग्लोबल पीस है, उसके लिए हम काम करना चाहिए। तो इस तरह के प्रस्ताव चाइना ने पिछले साल रखा और बोला, और बहुत ही एक्टिवली उसमें और बड़ा पॉजिटिवली उसमें अपना स्टेटमेंट भी दिया। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया, फिर चीनी नेता जो उन्होंने भी ये बातें बोली इस तरीके से। तो यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आरआईसी के लिए ना केवल जो रशियन जो फिलोसोफर हैं वो कह रहे हैं बात, ये पिछले साल चाइना ने भी ये बात बोली है, और चाइना ने बोला है कि तीनों देश मिलकर इस पर काम करें तो बहुत फायदा रहेगा टेरिटरी के लिए, क्षेत्र के लिए भी, ग्लोबल पीस के लिए और सब चीज के लिए। और इसके अलावा
फिर उसके बाद चीनी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, उसके बाद तीनों देशों के जो शीर्ष नेता हैं उनकी बैठक हुई। तो इस तरीके से ही चाइना बहुत ही एक्टिवली वो चाहता है कि भारत भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। अब बात आती है, मैं देखा जाए तो रशिया भी ओके है, चीन भी ओके है, लेकिन भारत अब पूरी तरह से नहीं है। ये पाले जो कहते हैं ना कि ये जो बॉल है वो भारत के पाले में है। अब भारत को डिसाइड करना है कि उसको क्या करना है। देखिए, भारत की जो पहली से रणनीति रही है वो है किसी गुट में शामिल नहीं होना। वो वेस्ट से भी नहीं बिगाड़ना चाहता और वो इस खेमे में भी नहीं आना चाहता कि वो रशिया और चीन के खेमे में आ जाए और वो एंटी वेस्ट घोषित हो जाए, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो भारत का इस समय बहुत ही वो फूँक-फूँक के कदम रखने वाली उसकी स्थिति है और वो उस तरीके से चलना चाहेगा। वो ये देखेगा जहाँ ज़रूरत है वो उस रशिया और चाइना की तरफ भी अपना हित देखेगा और वो वेस्ट की तरफ भी हित देखेगा। इसलिए वो एक न्यूट्रैलिटी उसने अपना रखी है। इसलिए भारत जो है वो वेस्ट के साथ भी उसके संबंध अच्छे हैं और रशिया और चाइना के साथ भी है। इसलिए भारत ब्रिक्स में भी एक्टिव मेंबर है। भारत जो है वो एससीओ में भी एक्टिव मेंबर है और भारत वो G20 में भी है। तो G20 इसलिए में है, भारत क्वाड जो में है है। वो देख जी। जी, वो क्वाड में भी है, बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हैं आप। तो इसलिए भारत का जो तो इसलिए इसमें भारत को सोचना है क्योंकि चाइना ने अपनी रजामंदी दे दी है और चाइना ने अपना वेलकम किया है, बोला है, इनवाइट किया है कि चाइना आरआईसी को को फिर थोड़ा सा दोबारा इसको और डेवलप न्यूट्रल करे, होना दोबारा पड़ेगा एक्टिव करे। और उसकी जो विस्तारवाद वाली सोच है और जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है स्पेशली हिंदुस्तान के साथ और रशिया के साथ भी अपने रिलेशंस जी, को न्यूट्रल बिल्कुल। करना पड़ेगा अगर आपको वेस्ट को आरआईसी से चैलेंज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और सवाल संजय कुलकर्णी जी, क्या डॉलर को बचाने के लिए, डॉलर का वर्चस्व स्थापित करने के लिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया? यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि अभी तक हिडन रहा है। डॉलर को लेकर के कोई शक नहीं कि अमेरिका का वर्चस्व है और अभी भी चाहे बार्टर सिस्टम पे कोई देश काम करते हो या अपने दोनों बायलैटरल करेंसीज में काम करते हो तो भी डॉलर का जो बोलबाला है उसको चैलेंज करना आज की तारीख में बहुत कठिन है। लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चरिंग जो है चीन ने विश्व का 35% मैन्युफैक्चरिंग कैप्चर कर लिया और आप देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला होने के बावजूद भी जिस प्रकार से मतलब ईरान के ऊपर जबरदस्त हमला भी किया, नुकसान भी पहुंचाया, उसके बावजूद भी ईरान की जो मनोबल है वो नहीं गिरा। ये वो मनोबल इसलिए नहीं गिरा क्योंकि एक तो वो इकट्ठे रहे, दूसरा उनका लॉजिस्टिक सप्लाई जो है वो चीन करता रहा और ये कारण है कि ईरान अभी भी टिका है। लेकिन आज भी अमेरिका ये कहता है, चाहे वो वेनेजुएला का तेल है या ईरान का तेल है, उन्हें तेल से फिक्र नहीं है। उनका मानना एक है, चीन वेनेजुएला से तेल उठा रहा था अपनी करेंसी के थ्रू। अगर वो अपनी करेंसी में वो तेल उठाता है वो अमेरिका को मंजूर नहीं था। चीन तेल ले सकता है लेकिन जो स्विफ्ट करेंसी में है वो डॉलर में जाएगा। वैसे ही ईरान के ऊपर अमेरिका की नजर है कि ईरान को तेल बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखते हैं क्या किया है। चीन ने ईरान के साथ 400 अरब डॉलर की डील की है और वो जो संधि है वो क्या कहती है कि अगले 25 साल चीन तेल उठाएगा कहां से? ईरान से। ईरान कितना तेल बनाता पैदा करता है सालाना दिन का 3 मिलियन बैरल पर डे। तो तेल कौन ले रहा है? इसका 90% तेल कौन उठा रहा है? ईरान उठा रहा है। किस पे उठा रहा है? अपने ईरान करेंसी के ऊपर उठा रहा है। आपने देखा जब वो टोल कलेक्ट करने की बारी है, ईरान ने क्या कहा स्टेट ऑफ होर्मुज पे, हमें युआन के करेंसी में आप टोल दीजिए और अपना टैंकर या शिप को लेकर के जाइए। इसका मतलब अगर उसका बोलबाला होता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा चीन अब मैन्युफैक्चरिंग है, 35% ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ बनाता है। अगर सब कुछ बनाता है, पूरा अफ्रीका वो देता है आपको, वेस्ट एशिया में भी धीरे धीरे जाएगा। मध्यस्थता सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में मध्यस्थता जो अमेरिका नहीं कर पाया 40 साल, वो चीन ने फटाफट करके दिखाया। तो ये क्या दर्शाता है कि चीन का बोलबाला इकोनॉमिकली, लेकिन दिस ए ट्रस्ट डेफिसिट। और वो जो ट्रस्ट है जो अमेरिका ने पाया है या एक लोकतंत्र ने पाया है, वो ट्रस्ट एक कम्युनिस्ट देश में पाना बहुत मुश्किल है।
अगर आप समझ सकते हैं कि भारत और चीन के बीच के रिश्ते इतने अच्छे थे, मैं खुद करता था बॉर्डर पर मीटिंग, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, और अचानक जिस प्रकार से शी जिनपिंग आए, उनकी जो सोच थी, और उस सोच के बाद आप देख सकते हैं क्या हो गया। तो मतलब पर्सनैलिटी ओरिएंटेड नहीं हो सकता है। अगर आज ट्रंप पर्सनैलिटी ओरिएंटेड है अमेरिका के अंदर, तो और 2 साल की बात है, उसके बाद क्या करेंगे ट्रंप। तो एक लोकतंत्र में एक व्यवस्था होती है जो देश को चलाती है। आप किसी एक पर्सनालिटी को झेल सकते हैं। अमेरिका में एक राष्ट्रपति 8 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है, कितना क्या कर लेगा विश्व में 8 साल के अंदर। तो ये जो सोच है, ये सब देखते हैं आप। वेस्ट देखिएगा, पूरा वेस्ट जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मार्शल प्लान के नीचे किसने बनाया है? अमेरिका की व्यवस्था ने बनाया है। तो चीन को किसने इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग किया है? अमेरिका ने स्ट्रांग किया है। तो ये सब है, जरूर इसमें कोई शक नहीं कि जी। अमेरिका दादागिरी नहीं कर सकता है। अमेरिका ने सोचना है कि अगर उसने इस विश्व के साथ अपने संबंध रखने हैं तो सैंक्शन लगा दूंगा, पर्सनालिटी ओरिएंटेड करेगा, थोड़े दिन की बात है, अपने आप घुटने पे टेक देगा। लेकिन चीन की व्यवस्था अलग है, चीन की सोच अलग है, लेकिन चीन का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाकई काबिल तारीफ है। आप अगर जाएंगे और उधर देखेंगे अमेरिका और चीन के अंदर, तो चीन का आप देखेंगे, आपको लगेगा ये ब्रांड न्यू देश है, और अमेरिका जो है डिक्लाइन पे है। चाहे वो रास्ते हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, नॉर्मल काम की चीजें हो, गंदगी हो, गरीबी हो, सब देखने को मिलता है आपको अमेरिका में। वो चीन धीरे धीरे करके कम कर रहा है, लेकिन पर कैपिटा में नहीं जा सकता। तो ऐसे इसमें पेट्रो डॉलर्स के बाद जिस प्रकार से रिचर्ड निक्सन ने, किसिंजर ने सऊदी अरेबिया में जाकर के यकीन किया, क्यों? क्योंकि कोलैटरल क्या, जी। गोल्ड तो नहीं हो सकता था। तो अब अमेरिका सिर्फ करेंसी प्रिंट करता है, विश्व भर में वो करेंसी चलती है, इसलिए उसका जो डेट है, अमेरिकी जितना उसका डॉलर GDP के है, पीछे उससे ज्यादा उसका नहीं, debt है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कुलकर्णी सर, मैं पवन जी के पास जा रहा हूं जरा। पिछले 50 सालों से एक यूएस रूल रहा है कि दुनिया में जितना भी पेट्रोल, तेल, डीजल, ऑयल, कच्चे तेल का कारोबार होगा, सब पेट्रो डॉलर में होगा, और ये डॉलर की मजबूती का सबसे बड़ा आधार है। जब रशिया ने, चाइना ने, ईरान ने, भारत ने इसको चुनौती देने की शुरुआत की, उसके बाद से डॉलर के लिए एक सेटबैक बढ़ने लगा, और उसी के बाद से ब्रिक्स करेंसी की बात होने लगी। और उसके बाद थोड़े दिन पहले तक हमने देखा कि दुनिया के कई देश अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचकर गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगे, उससे भी अमेरिका की टेंशन बढ़ी। तो क्या इस वजह से ईरान पर हमला किया गया कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी ही हिल जाए? भारत जैसा देश जो जीडीपी की रफ्तार में पूरी दुनिया में सबसे आगे था, वहां की इकोनॉमी आज की तारीख में इस क्राइसिस के सामने बहुत चुनौतियों का सामना कर रही है। पवन जी, एक जरा दोबारा सवाल दोबारा कर देंगे, माफी चाहूंगा। नहीं, मेरा सवाल यही है कि पिछले 50 सालों से सिर्फ डॉलर्स में कच्चे तेल का कारोबार होता है, लेकिन रिसेंट कुछ सालों से अगर हम देखें, 4-5 सालों से जिस तरह से आसपास के देशों ने, खासकर ईरान, रूस, चाइना, भारत ने अपनी करेंसी में व्यापार शुरू किया, जाहिर सी बात है एक चुनौती है पेट्रो डॉलर को। और दूसरा ये कि जिस रफ्तार से चीन की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही थी और जो ताकत बढ़ रही थी, उससे भी अमेरिका परेशान रहा होगा कहीं ना कहीं, जिससे कि ईरान वॉर शुरू हुआ, और ईरान वॉर के बाद हम देख सकते हैं चीन की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी आज की सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं। विवेक जी, मैं अक्सर बात ये कहता हूँ, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है इकोनॉमिक्स के लिहाज से। इस पे मैं आपके जैसे पत्रकार मित्रों के साथ उठता बैठता हूँ, तो ये वाला एंगल मुझे लोग कम समझाते हुए दिखते हैं और कम समझते हुए भी दिखते हैं। एक बात इसमें पढ़िए, देखिए, ईरान पर जो अमेरिका का हमला है, वो मेरे हिसाब से वो उसमें से 30% जो हमला है वो चाइना के ऊपर है, ऐसा मैं समझता हूं। और ऐसा मैं समझता हूं तो मैं उसके पीछे एक तर्क देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका ने पनामा कैनाल, मतलब पनामा से चाइना को बाहर निकाला, अमेरिका ने वेनेजुएला से चाइना को बाहर निकाला, अमेरिका ने आधा कोलंबिया से बाहर निकाला। उससे दो चीजें जानिएगा, सबसे ज्यादा चाइना ने जिसको लोन दिया हुआ है, डेट जिसके पास है, वो है रशिया, जो 170 बिलियन डॉलर के आसपास। उसके बाद है वेनेजुएला को भी 112 बिलियन डॉलर के आसपास लोन दिया हुआ है। तो चाइना में जो इन्वेस्टमेंट है, अब ईरान में जो चाइना का, वो करीब 2028 तक 500 बिलियन डॉलर होना है। तो मैंने आपको बोला, पनामा से बाहर निकाला, वेनेजुएला से बाहर निकाला, आधा कोलंबिया से बाहर निकाला, और उसके बाद ईरान में उसको चेक किया। जब आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि जिस
फेरोसिटी के साथ करेंसी यूसेज में, करेंसी के एक्सचेंज में, व्यापार करने में जिस तरह से युआन का इस्तेमाल हुआ और अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है, तो ईरान को सेट करने में थोड़ा सेट जो है वो चाइना को भी अमेरिका करना चाहता था। आप देखिए पेरू से लेके इक्वाडोर से लेके कोलंबिया, वेनेजुएला, पनामा और उसके बाद ईरान। तो अमेरिका इस बात से खार खाया हुआ है, लेकिन अमेरिका ने जो ये रिटेलिएटरी मेजर लिए हैं, इसके बाद जो पहले का लैंडस्केप था जिसमें युआन और जो दूसरी करेंसी एक्सचेंज में बायलैटरल ट्रेड में उसका इस्तेमाल होने लग गया था, वो कितना फिजिबल होगा, वो कितना सस्टेन करेगा, वो ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। जो हुआ वो हमने देख लिया, लेकिन अब क्योंकि अमेरिका ने पूरी वर्ल्ड की फिजा बदल दी है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल देगा। अब देखिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, वो कैसा होगा ये किसी को नहीं पता है। ऐसे में डॉलर की डोमिनेंस रहेगी या इतना ही रहेगा, इससे ऊपर तक नहीं जा सकता, इतना ही रहेगा, इससे नीचे जाएगा। मेरे ख्याल से ये देखना एक बड़ी बात होगी। अखिल, आपको क्या लगता है डॉलर डोमिनेंस कब तक? देखिए, जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो डोमिनेंस है डॉलर की, वो अभी पीक पे है। आने वाले समय में कोई बढ़ेगी नहीं, लेकिन वो कांस्टेंट रहेगी या फिर नीचे गिरेगी। क्योंकि अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है वो चाइना के ही इर्द गिर्द रहेगा। आज देखिए कि पिछले 7-8-10 दिन में जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति उन्होंने विजिट की, रशिया के राष्ट्रपति ने विजिट की, इसके अलावा फिर जो ईरान के जो वो हैं विदेश मंत्री उन्होंने विजिट की, तो और इसके अलावा फिर बाकी कई पश्चिमी देशों के जो लीडर्स हैं वो विजिट कर रहे हैं। तो अब चीन आ रहे हैं लोग। तो मेरा ये जो मानना है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अब चीन के इर्द गिर्द रहेगा। जो डोमिनेंस है अमेरिका की और डॉलर्स की, वो उसमें गिरावट शुरू हो चुकी है। तो अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर डेफिनेटली, अब डॉलर का डोमिनेंस ऊपर नहीं जाएगा, वो बना रहेगा या फिर वो नीचे जाएगा, ये चीज है। और रही बात युआन की, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि रशिया और चीन वो युआन में डील करते हैं, ठीक है। चाइना जो है वो ईरान के साथ भी युआन में करता है। तो यानी कि जो रशिया, जो चीन के जो मित्रवत देश हैं उनके साथ युआन में डील होता है। तो और देखा जाए तो आज ग्लोबल लेवल पर युआन का जो एक डोमिनेंस है वो काफी बड़ा भी है। तो इसलिए अब युआन, मुझे लगता है आने वाले समय में युआन ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी के रूप में उभर कर आएगी और युआन ज्यादा पावरफुल बनेगी। और जो डॉलर है वो डेफिनेटली उसका भी अपना एक रुतबा रहेगा, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना आज हम देख रहे हैं। तो लेकिन यही संघर्ष, यही संघर्ष के लिए सबसे ज्यादा मेन पॉइंट माना जाएगा मेरे हिसाब से। अगर अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमेरिका डॉलर के डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए हर काम करेगा, एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, क्योंकि वो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। डॉलर डोमिनेंस अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से डायरेक्ट लिंक्ड है, और अगर उसको थोड़ी सी भी चोट पहुंची और अमेरिका को कुछ लगा तो ऐसे ही चीजें होंगी जैसे ईरान वॉर अभी हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिस तरफ आप सभी गेस्ट इशारा कर रहे हैं, तो संघर्ष और रिफ्ट और बढ़ेगा। अमेरिका खामोश नहीं बैठेगा, जो एक खतरे की घंटी है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। आपसे मेहमान का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अखिल आपसे दोबारा बातचीत करूंगा क्योंकि समय सीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।